हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और ये क्लास है बिल्कुल खास बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, यानी फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट सेमेस्टर। और इसमें हम हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस तरह से आपकी एक सीरीज चल रही है आपके सेमेस्टर की। और उसी के अंतर्गत आज हम समझने वाले हैं दो प्रमुख सभ्यताओं के बारे में जो सिंधु सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता जिन्हें कहते हैं उनसे जुड़ी हुई है। तो इनकी सीरीज़ को पढ़ने वाले और जिनको ये समझना है कि सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं जैसे कि हड़प्पा और लोथल, इन हड़प्पा तो वैसे पढ़ा दिया आपने, लोथल और धोलावीरा, इन दोनों सभ्यताओं के बारे में हम शॉर्ट और ब्रीफ में समझने वाले हैं। और जिनको इनके बारे में पूरी डिटेल समझना है उनके लिए खास इंपॉर्टेंट वीडियो है, और सेमेस्टर के लिए तो ये इन्वॉल्व है ये वीडियो, ठीक है ना। ये क्लासेज में जो भी बता रहा हूँ वो आपको पढ़ना ही है, इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझेंगे। यहाँ पर दो तरीके से समझेंगे, एक तो बोर्ड से और दूसरा डिजिटल स्क्रीन पर, क्योंकि कुछ चित्र हैं या कुछ फोटोज हैं जिसको मुझे आपको दिखाने भी होंगे, तो इसलिए हम सीधा लाइवली यहाँ पे बताएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ा इनका इंट्रो कर देता हूँ, इसके बाद हम आपको थोड़ा डिटेल से उसके बारे में बताएंगे। तो पहले बात करते हैं लोथल सभ्यता, ठीक है। ये दोनों जो सभ्यता है मैं आपको शॉर्ट ब्रीफ में बताऊँ, लेकिन दोनों सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, ठीक है ना। धोलावीरा सभ्यता, ठीक है, और जिन्हें सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। तो ये दोनों सिंधु सभ्यता से ही जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से आप इसके बारे में ध्यान रखते। देखिए, अब शॉर्ट और ब्रीफ में थोड़ा हम समझते हैं कि देखिए जो लोथल सभ्यता है, लोथल सभ्यता, इसमें इसको देखो, अगर वर्ड्स यहाँ पर जो वर्ड है इसके बारे में थोड़ा देखा जाए तो लोथ प्लस थाल, लोथ प्लस क्या लिखा है, मतलब बना हुआ है ये वर्ड, लोथ प्लस थाल बना हुआ, ठीक है। और जिसका मीन्स होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आप कहेंगे सर ये तो अपने अपने मोहनजोदड़ो का भी है, बिल्कुल इसकी सिमिलर यहाँ पर बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो खास बात है ना, जिसके लिए लोथल का याद किया जाता बार बार, वो है यहाँ सबसे पुराना बंदरगाह, सबसे पुराना बंदरगाह, जिसे डॉक यार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक यार्ड, ठीक है ना। विश्व का सबसे पुराना डॉक यार्ड जो है वो, और ये जो डॉक यार्ड है वो लगभग अगर बात करें तो 2200 ईसा पूर्व ये डॉक यार्ड जो बना हुआ है यहाँ का सबसे प्रसिद्ध है। और बात करें ये लोथल सभ्यता है, ये कौन सी नदी के किनारे हैं? तो ये साबरमती। और अब ये बात करते हैं कि ये जो सभ्यता है इसकी खोज किन्होंने की है? तो इसकी खोज की है SR, शॉर्ट में याद रखिए राव, SR राव ने इनकी खोज की है। और इसकी उपलब्धि देखिए, इसकी उपलब्धि है कि इस सभ्यता को यूनेस्को ने अपने विरासत सूची में शामिल किया है 2014 के अंतर्गत। तो इसकी ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है, ठीक है। ये शॉर्ट ब्रीफ में फिर इसके बारे में डिटेल से मैं देखो आगे और बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन इसके बीच मैं आपको धोलावीरा सभ्यता के बारे में कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, ताकि फिर हम बाद में पढ़े तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये एक विकसित महानगर रहा हुआ है, यानी बात करें कि भाई सिंधु सभ्यता के अंतर्गत ही बात कर रहे हैं हम। तो सिंधु सभ्यता का 5वां बड़ा महानगर ये प्राप्त हुआ है, खुदाई अवशेष से हमें पता लगता है। और बात करें भाई कि जो इनकी समय टाइम पीरियड है वो 3000 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास इसका जो टाइम पीरियड यानी समय माना जाता है। और जैसे कि इसमें यहाँ पे बात करें तो ये जो जैसे कि नदी की तरह, तो ये किस नदी के किनारे अवस्थित था? भोगवा नदी, ठीक है ना, भोगवा नदी के किनारे। अब ये दोनों ही जो सभ्यता है ना वो गुजरात से बिलोंग करती हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट बात करें कि इसकी खोज किसने की? जगपति, इसकी खोज की है जगपति जोशी ने इनकी खोज की है। 1968 के आसपास का जो टाइम पीरियड है उस समय इसकी खोज की गई है। देखिए, अब इन दोनों के बारे में कुछ और भी डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट अल्टीमेटली इम्पोर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। देखो, तुरंत जो दिमाग में आना चाहिए वो चीज़ें तो मैंने आपको नोट करा दी। अब कुछ चीज़ें वो हैं जो आपको डिटेल में जाननी है, तो बढ़ते हैं डिजिटल स्क्रीन पर। तो बढ़ चुके डिजिटल स्क्रीन पर, और यहाँ पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ कुछ और भी स्पेशल
मैं आपको बताने वाला हूँ, जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे डिजिटल स्क्रीन पे लेके आया हूँ। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, ये लोथल सभ्यता का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और ज़्यादा समझ में आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अपने सिंधु सभ्यता के अंतर्गत लोथल सभ्यता का ये जो सभ्यता के अवशेष है, उसके बारे में बात करें, तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता बीआईसी सबसे दक्षिणी स्थल में है ये, जो अब गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। माना जाता है कि ये जो बंदरगाह है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि ये बंदरगाह लगभग 2200 ईसा पूर्व है, जो बनाया गया था। लोथल प्राचीन काल में एक फलता-फूलता व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से यूनान की जगह मोतियों, रत्नों, गहनों का व्यापार पश्चिमी एशिया तथा अफ्रीका में किया जाता था। गुजरात में लोथ और थाल का संयोजन मर्तका का टीला है। और जस्ट अभी बताया था कि मोहनजोदड़ो का नाम भी सिंधु सभ्यता में यही मिलता है, जो पाकिस्तान में है। दोनों का नाम लगभग अर्थ निकाले तो ये निकलता है। लोथल में दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह है, जो शहर को सिंध के हड़प्पा शहर और सौराष्ट्र प्रायद्वीप के व्यापार मार्गों पर साबरमती नदी के प्राचीन मार्ग से जोड़ता है ये। खोज की बात करें तो भारतीय पुरातात्विकों ने वर्ष 1947 के बाद गुजरात के सौराष्ट्र और हड़प्पा सभ्यता के शहरों की खोज की है। अब इसमें पुरातात्विक आपको जस्ट बताया कि एस आर राव ने या इनकी टीम के द्वारा जिसने उस समय कई हड़प्पा स्थलों की खोज की थी, उनमें से इस बंदरगाह इस लोथल की भी खोज की थी। तो लोथल में फरवरी 1955 से लेकर 1960 के मध्य खुदाई का कार्य हुआ है। अब बात कीजिए, देखिए लोथल की कुछ सभ्यता मतलब कुछ विशेषताओं की बात करें, तो 4500 ईसा पूर्व महानगर की योजना गणितीय रूप में बनाई गई थी। इसे ग्रिड योजना के तौर पे तैयार किया गया था, जिसमें सड़कें समकोण पर मिलती हैं, जब जल निकासी व्यवस्था भी थी। शौचालय और लोटा जैसे जार की खोज से पता चलता है कि कपड़े धोने का हमारा जुनून हड़प्पा सभ्यता से भी जुड़ा हुआ है। शहर का एक गढ़ या ऊपरी हिस्सा और एक है निचला अलग हिस्सा, जो एक मतलब शहर को दो अलग भागों में विभाजित करता है। ये विशेषता है इनकी। सड़कों को पक्की ईंटों से पक्का किया गया था और ऊपर से बजरी बिछाई गई थी। भट्टियां, कच्चे माल, कलाकृति की उपस्थिति में ताम्रकार, उसके मनके बनाने वाले जैसे कारीगरों की घरों की जो पहचान है, वो हमें प्राप्त होती है। लोथल हड़प्पा समुद्री वाणिज्य का केंद्र था, यानी यहाँ पे व्यापारिक केंद्र के रूप में था। तो इस आप समझ सकते हैं, अर्ध कीमती पत्थरों, टेराकोटा, सोने और अन्य सामग्रियों से बने मोती सुमेर यानी आधुनिक इराक, बहरीन और ईरान में जो लोकप्रिय हैं, वो अवशेष है, वो यहाँ से, यानी व्यापार का पता चलता है कि दोनों के मध्य व्यापार था। लोथल एक व्यस्त विनिर्माण केंद्र था, जो शुद्ध तांबे का आयात करता था। कांस्य, सेल्ट, सैनी, भाले और सजावट बनाता था। उत्तम श्रेणी के मोती और सीपियाँ जो यहाँ से मिले हैं, वाणिज्य और निर्यात के लिए बनाई जाती थी। चूँकि स्थान बाढ़ से ग्रस्त था, इसलिए ये असर धीरे-धीरे कम हो गया। जहाज़ों की गोदी पर आना बंद हो गया। जब मान लीजिए कि बाढ़ वगैरह ज़्यादा आने लगी, तो ये जो डॉकयार्ड था ना, सबसे बड़ा मतलब मान लीजिए ये बंदरगाह, जब ये रिस्की ज़ोन में आ गया, तो आना बंद हो गया। लोग अंततः हड़प्पा युग के दौरान निकटवर्ती क्षेत्रों में चले गए, जो छोटे-छोटे गाँवों के पक्ष में बड़े केंद्रों के अलग से विस्थापित हो गए, यानी अलग वहाँ से अलग हो गए। अब यहाँ पर देखो, बात करी जाए तो सावल की भूसी लोथल और केवल एक अन्य स्थान रंगपुर में पाई गई है, और ये एक विशिष्ट विशेषता है यहाँ पर। एक मिट्टी की मूर्ति ने घोड़े के कुछ अस्थिर साक्ष्य उपलब्ध है, यानी वैसे सिंधु सभ्यता में कि घोड़े का मतलब कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता, लेकिन यहाँ पर लोथल से मिट्टी की मूर्ति, जब घोड़े के जो अवशेष प्राप्त हुए, उससे पता चलता है। और इसके अलावा लोथल में एक मनके का कारखाना भी प्राप्त हुआ है। ये जो मैं जो आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो कहते हैं ना कि डॉकयार्ड का मतलब है, यहाँ पर बड़ी-बड़ी जहाज भी बनाए जाते थे। ये आप देख सकते हैं। ये हर बार देखा होगा, गोदी खाना कहा जाता है, डॉकयार्ड कहा जाता है, बड़ा बंदरगाह कहा जाता है। तो ये आपको मुझे बताना था, इसलिए डिजिटल स्क्रीन पर मैं लेके आया था कि इस प्रकार से देख सकते हैं आप, बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर ये बंदरगाह था, और गोदीवाड़े के तौर पे यानी जहाज़ों को बनाने का वगैरह हर चीज़ छोटे-मोटे यहाँ पर उस समय किए जाते थे कार्य, ठीक है? अब देखिए, लोथल की सबसे उल्लेखनीय विशेषता उसकी कृत्रिम गोदी है, जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ठीक है? इसके अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व के प्रमुख स्थान भी, मतलब पुरातत्व के लिए एक प्रमुख स्थान है, ये जो जाना जाता है। तो बात करें कि 3522 मीटर लंबाई वाला गोदी खाना ईसा पूर्व काल से समुद्री वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण में से एक माना जाता है। गोदी यार्ड की खुदाई साबरमती नदी के किनारे की गई, जिसका मार्ग पिछले कुछ वर्षों में बदला हुआ प्रतीत होता है। जहाज और नावें नदी के मुहाने से जुड़े इंटरनेट चैनल के माध्यम से गोदी तक पहुंचाई जाती थी, यानी जहाज बना के उसको वापस पानी में छोड़ने की ये व्यवस्था। स्थल के पूर्वी हिस्से में स्थित गोदी खाना लोथल की सबसे विशिष्ट विशेषता है। बेसिन के चारों ओर जली हुई ईंटों का एक दीवार है। स्लूइड गेट स्पिल चैनल के माध्यम से पानी के नियंत्रण स्तर को बनाए रखने की व्यवस्था के साथ
डॉकयार्ड के यांत्रिक वास्तव में अपनी अविधि यानी अवधि के लिए उत्कृष्ट, यानी उस समय जो ये नॉलेज था वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस और एक अच्छा नज़र आता है कि भारतीय सभ्यता के बारे में। पश्चिमी तट पर एक मिट्टी ईंट का मंच है जहाँ सामान लोड और अनलोड किया जाता है, यानी जैसे सामान आता है और उसको वापस भेजा जाता है, तो इस प्रकार से ये लोड और अनलोड होता था। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप जानना है, आपको समझना भी है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें यहाँ पर जो इमारतों के बारे में, यहाँ पर लोथल के और कुछ एग्जाम्पल और सैंपल आप देख सकते हैं। लोथल योजनाकारों ने पड़ोस को बाढ़ से सुरक्षित रखने के लिए कड़ी मेहनत की थी। शहर को 2 भागों में विभाजित किया था यहाँ पर। एक है गढ़ या एक्रोप्लस पोलिस और दूसरा है निचला हिस्सा, यानी जस्ट पहले बताया था ना, ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा। एक्रोपोलिस में शहर के शासक रहते थे, यानी ऊपरी हिस्से में, जिनमें आवास में पक्के स्नान मंच, भूमिगत सतही जल, भट्टे से बनी ईंटों, मतलब जो भट्टे जो ईंटों से बने होते थे, तो एक पीने के योग्य पानी का कुआं भी था। और लोथल के पुरातत्व स्थल में टीलों की तलहटी में भंडार गृह, कोने के पास बाढ़ से क्षतिग्रस्त मिट्टी ईंटों की बाहरी खुदाई से देखा जा सकता है या देखी जा सकती है। गोदाम शहर के वाणिज्य भंडार सुविधा के रूप में काम करता था, यानी बड़े बड़े गोदाम होते थे। एक समय में लगभग 66 क्यूब ब्लॉक रहे होंगे, लेकिन साइट को छोड़ देने से पहले कई बाढ़ों ने उनमें से कुछ को छोड़कर सभी को नष्ट कर दिया था। मतलब बाढ़ की वजह से ये सभ्यता है वो पतन की ओर चली गई थी। इस स्थान पर पुरातात्विकों के द्वारा खोजे गए कई मिट्टी के लेबल इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि लकड़ी की अधिसंरचना उन उत्पादों को संग्रहित करती थी जो या तो निर्यात या आयात किए जाते थे। ये मुहरें, यानी यहाँ पे जो मुहरें प्राप्त हुई है, तो ये मुहरें जिनमें कुछ साइड संग्रहालय में प्रदर्शित है, यानी यहाँ से कुछ अवशेष है, वो वहाँ पे लोथल के जो एक संग्रहालय है, वहाँ पर उसको व्यवस्थित रूप में रखा गया है। आगे बात करें, लोथल 3 एकीकृत और रैखिक माप पैमानों में से एक प्रदान करता है। अन्य हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, यानी मापन व्यवस्था यहाँ पर बहुत अच्छी पाई जाती है, देखी गई है इस सभ्यता की। सिंधु संस्कृति में सबसे कम ज्ञात दशमलव विभाजन लोथल से हाथी दांत पैमाने पर पाए गए। हाथी दांत क्या जो अवशेष है वो आपको यहाँ पर लोथल से मिलेगा। ठीक है, अब लोथल में धर्म और पूजा के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे, तो देखिए लोथल में अग्नि देवता की पूजा करते थे। संभवतः मोहरों पर चित्र सिंह वाले देवता की भी है। और निजी सार्वजनिक अग्नि वेदिकाओं का अस्तित्व यहाँ धार्मिक संस्कार को किए जाने का अवसर मिलता है, यानी जो यहाँ पर अग्नि वेदिकाएं मिलती है, इससे ये पता लगता है। इसकी आध्यात्मिक मान्यता के तौर पर और ही अधिक प्रदर्शित होता है। पशु पूजा भी विशिष्ट स्थान था, लेकिन देवी माँ की पूजा का यहाँ पर अस्तित्व नहीं मिला। अन्य हड़प्पा शहरों में ये विशेष तौर पर है, यानी अलग अलग हड़प्पा के शहरों में अलग अलग धार्मिक व्यवस्थाएं देखी जाती है, जिसको हम कहते हैं धार्मिक बहुलवाद कह सकते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि एक समुद्री देवता की पूजा की जाती है, जो शायद व्यापक सिंधु युग की मातृदेवी से संबंधित हो सकती है। अब बात करें लोथल की कलाकृति, तो लोथल तांबा बहुत साफ है। इसमें सिंधु घाटी में तांबे के कारीगरों के द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले आर्सेनिक की कमी है। अरब प्रायद्वीप के संभावित स्रोतों से शहर में सीलिया पहुंचाई जाती थी, जो तांबे के रूप में यूज होती थी। कच्छ की खाड़ी और काठियावाड़ तट पर उच्च गुणवत्ता वाले शेख सीपों की संख्या के कारण सीपे प्राप्त हुई है ना, तो लोथल सबसे महत्वपूर्ण सीप कार्य का एक अभिकेंद्र हुआ करता था। लोथल से मिट्टी के बर्तनों के 2 नए रूप में पेश किए गए, एक उथल कटोरा, यानी जो अवशेष प्राप्त हुए, उथल कटोरा स्टैंड हैंडल के साथ या बिना, और चमकते हुए किनारे वाला एक छोटा सा जार जग की तरफ वो भी प्राप्त हुआ है। दोनों की खोज लाल बर्तन युग में की गई थी। अब आगे बात करते हैं कि लोथल चित्रकारों में कई नई तरह की यथार्थवादी चित्रकला की शुरुआत हुई। पेंटिंग जानवरों को उसके प्राकृतिक आवास में भी दिखते हैं। अब देखिए लोथल के कुछ बातें आपके लिए कि लोथल को 2014 में यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया गया था। अस्थायी सूची में इसको लंबित है अभी ये, मतलब अस्थायी, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये जो लाइन है। लोथल का उत्खनन सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का यही एक ऐसा शहर है जो बंदरगाह के रूप में था। इसके अलावा देखो यहाँ पर ये जो इसका जो विरासत मूल्य दुनिया के अन्य प्राचीन नगर बंदरगाहों के रूप में है, यानी ये अस्तित्व था, इनका व्यापार किन किन से होता रहता था, जैसे जेलहा यानी पेरू, इटाली में ओसिया, रोम का बंदरगाह, ट्यूनिस का बंदरगाह, चीन में हैपू का बंदरगाह, मिस्र में कैनोपस, यानी उस समय के जो विभिन्न देशों में सभ्यता संबंधी जो बंदरगाह थे, उससे इनकी सभ्यता से जो बिलोंग है उसके बारे में हम बता रहे हैं कि मिस्र में कैनोपस, ग्लेबर फ्रोनिस की बायोलोस, इजराइल में जाफा, मेटोसियनिया में उर और वियतनाम में होई एन। इन क्षेत्र में उसकी तुलना बालाकोट पाकिस्तान, खिरसा गुजरात के कच्छ और क्वांती यानी राजकोट में अन्य सिंधु बंदरगाह शहरों से की जा सकती है। अब बात करते हैं धोलावीरा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। धोलावीरा जिस प्रकार से यहाँ पर मैंने कुछ आपको फोटो बताने का प्रयास किया जिससे आप समझ पाए कि ये धोलावीरा से संबंधित चित्र, यानी वहाँ की इस अवशेष के बारे में जानकारी देते हैं आज भी।
तो देखिए धौलावीरा हाल ही में यूनेस्को ने विश्व धरातल टेक प्राप्त करने वाला ये 40वां स्थान बन गया, यानी विश्व विरासत की सूची में भारत में 40वें नंबर पर इसको टैग मिला है। और हड़प्पा युग के इस शहर के पुरातात्विक स्थलों को विरासत सूची में 21 जुलाई 2021 को जोड़ा गया था। यूनेस्को की विश्व विरासत टैग प्राप्त करने में भारत में प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की ये पहली साइट है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं धौलावीरा के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में, वैसे ये बहुत चीजें बताने वाला हूँ। तो देखिए पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, गनेरीवाला, हड़प्पा और भारत के हरियाणा में राखीगढ़ी के बाद धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां बड़ा महानगर है। गुजरात में खादी के शुष्क द्वीप पर हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी केंद्र प्राचीन धौलावीरा स्थित है, यानी अगर आप बात करें तो ये गुजरात से संबंधित है। पुरातात्विक स्थल पर लगभग 3000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच कब्जा किया था यहाँ पर, और दक्षिणी पूर्वी एशिया में उस समय की सबसे अच्छी जीवित शहरी बस्तियों में से ये एक है, जिसमें एक गढ़ीवाल शहर और एक कब्रिस्तान शामिल है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता ये गढ़ीवाली शहर है, यानी कहने का मतलब ये उस समय के जीवित शहरों में शामिल था। यहाँ पर इस शहर की भाग देखी जाए तो जिसमें एक गढ़ीवाली शहर और एक कब्रिस्तान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। सबसे यूनिक विशेषता यहाँ पर कब्रिस्तान। अब यहाँ पर आगे देखिए, 2 मौसमी धाराएं चार दीवारी वाले शहर को पानी की आपूर्ति करती थी, जिसमें से एक अत्यधिक सुरक्षित किला और औपचारिक मैदान था। साथ ही अलग अलग प्रतिशत गुणवत्ता वाली सड़कें और घर हैं जो इस क्षेत्र में एक स्तरीय सामाजिक आर्थिक पदानुक्रम को बताते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर बताते हैं समाज के बारे में, आर्थिक व्यवस्था का। कठिन वातावरण में रहने और विकसित होने की खोज में धौलावीरा लोगों की दृढ़ता को एक जटिल जल प्रबंध प्रणाली के रूप में प्रदर्शित किया था। यानी जैसा वातावरण होता है उस अकॉर्डिंग वो लोग वहां पर उस अकॉर्डिंग सीखना, समझना और रहना सीखते हैं। इस स्थल में एक बड़ा कब्रिस्तान प्राप्त हुआ। सबसे एक यूनिक विशेषता यहाँ पे बड़ा कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, जिसमें 6 प्रकार की कब्रें हैं। हड़प्पा वासियों की मृत्यु के अनूठे दृश्य की गवाही देता है बड़ा कब्रिस्तान, यानी सेमेस्ट्री बड़ी सी, जिसमें एक साथ आपको बहुत सारी मतलब यहाँ पर इसकी संस्कृति की झलक है वो नजर आती है। आगे देखिए, साइट की खुदाई के दौरान मनका प्रशिक्षण कार्यशालाएं, विभिन्न प्रकार की कलाकृति जैसे तांबा, शंख, पत्थर, अर्ध कीमती पत्थरों के आभूषण, टेरिकोटा, सोना, हाथी दांत, अन्य सामग्री मिली है जो संस्कृति की कलात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के बारे में बताती है। अन्य हड़प्पा शहरों के साथ मेसोपोटामिया और ओमान प्रायद्वीप के शहरों के साथ इनका अंतर क्षेत्रीय व्यापार हुआ करता था। और इसकी खोज के बारे में आपको मैंने बताया कि पुरातात्विक जगपति जोशी ने 1968 में इसकी खोज की थी। और यहाँ पर धौलावीरा के बारे में आपकी ये देख सकते हैं अवस्थित जो यहाँ पर इनके शमशान से संबंधित है। आगे बात करते हैं धौलावीरा की कुछ और इंटेलिजेंट विशेषताओं के बारे में। धौलावीरा एक हड़प्पा शहर यानी दक्षिणी पूर्व के कुछ अन्य अच्छी तरह से सुरक्षित शहरों या कस्बों में से एक है, जो तीसरी से मध्य दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक विकसित है। धौलावीरा की अच्छी तरह से सुरक्षित शहरी बस्ती के रूप में इसको जाना जाता है। और बात करें नेक्स्ट पॉइंट में, तो शहर के पश्चिम में एक 4 दीवारी शहर है और कब्रिस्तान भी यहाँ पर पाए गए, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था। और नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, ये जो है वो अलग अलग 4 प्रकार से बटा हुआ था, जुड़े हुए किलेदार वैली और सेमिनल ग्राउंड, इसके अलावा एक मजबूत मिली टाउन और निचला शहर, इस प्रकार से 4 अलग अलग भाग में डिवाइडेड था। गढ़ के पूर्व दक्षिण में कई जलाशय हैं। कब्रिस्तान में अधिकांश कब्रें पत्थर स्मारक की प्रकृति की हैं। धौलावीरा के पुरातात्विक अवशेषों में किलेबंदी, द्वार, जलाशय, औपचारिक मैदान, आवासीय इकाई, कार्यशाला स्थल और एक कब्रिस्तान, बार बार यही मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ पर कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, जो सबसे अनोखी विशेषता यहाँ की है। ओके, अब देखिए धौलावीरा दक्षिणी गुजरात, सिंध, पंजाब और पश्चिमी एशिया के शहरों के लिए एक प्रमुख व्यवसायिक केंद्र भी हुआ करता था। शहर की सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसकी सभी संरचना पत्थरों से बनी हुई है। कम से कम उनके संरक्षण के वर्तमान स्तर में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से सामान्य लगभग मिलती है। मतलब बाकी जगह ईंट, लेकिन यहाँ पत्थरों का प्रयोग किया गया, ये सबसे अलग है। देखिए आगे, धौलावीरा को 2 तूफानी जल नहरें घेरती थी, उत्तर में मानसर और दक्षिण में मनहर। ओके, ये नोट कर लीजिएगा। टाउन स्क्वायर में जमीन से ऊपर की एक ऊंची जगह को गढ़ के नाम से जाना जाता था। ये जो इनके पार्ट थे अलग अलग मैं करके आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रौद्योगिकी की स्थिति को देखते हुए जल संरक्षण और संचयन भंडारण के लिए धौलावीरा के हड़प्पा वासियों के द्वारा बनाई गई कुशल प्रणाली, उसकी मतलब उत्कृष्ट हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के बारे में हमें आज बताती है। यानी उस समय भी ये नॉलेज काफी ऊपर लेवल का था। शहरों और जलाशयों की जटिल इस संरक्षण प्रणाली को दुनिया में कहीं भी सबसे पहले खोजी गई व्यवस्थाओं में धौलावीरा में ही देखी गई है। धौलावीरा में खोजी गई कुछ मोहरे जो शरण से संबंधित है, यानी अलग अलग शरण स्टेटस है इनके, इनमें केवल जानवरों के चित्र शामिल है और कोई भी अक्षरांक नहीं, यानी अक्षर नहीं उकरे गए हैं।
ऐसा माना जाता है कि ये मौर्य प्रारंभिक सिंधु मौर्य की प्रथाओं का संबंधित थी। अब देखिए यहाँ पर कुछ इमारतों के बारे में बताया कि धौलावीरा की कुछ इमारतें हैं उनके बारे में। तो देखिए जैसे अभी मैंने बताया था कि साइड एक विशाल गोलाकार निर्माण को दफन या स्मारक माना जाता था। यहाँ पर एक जो मतलब बड़ा जो शमशान प्राप्त हुआ है उनके बारे में, ठीक है ना। साइड एक विशाल गोलाकार निर्माण को दफन या स्मारक माना जाता है। इस तथ्य के बावजूद इनमें कोई भी हड्डियां या अन्य अवशेष नहीं मिले हैं। यह निर्माण एक पहिए की तीलियों के आकार की 10 रेडियल मिट्टी ईंट की दीवारों से बना हुआ है। रेडियल यानी ये गोल, ऐसे ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर, ये इसको कह रहे हैं मिट्टी की ईंटों से बनाया गया, जो सच में पहले भी बताया था। इसके अलावा यहाँ पर बलुआ पत्थरों से मिट्टियाँ मिलती हैं। इनमें एक लड़के की मूर्ति है जिसका फालस इरेक्ट है, जिसके सिर और टखने के नीचे एक पैर कटे हुए हैं, यानी जो मिले हैं अवशेष उसमें। धौलावीरा से 7 अर्धगोलाकार इमारतों की खोज की गई, जिनमें से 2 का विस्तार तो पता लगाया गया है। उन्हें विशाल चट्टानों को काटकर और कक्षों के ऊपर बनाया जाता था। ये गोलाकार लेआउट वाली बड़ी अर्ध गोलाकार ईंटों से बनी इमारतें थी। गोदी की इमारतों में से एक का आकार स्पोक वाले पहिए जैसा था, यानी जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया। दूसरे को उसी तरह डिजाइन किया गया था, लेकिन बिना तीलियों वाले पहिए के रूप में। अब कुछ कलाकृतियों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, तांबे की गलाने की मशीन के अवशेष के अनुसार धौलावीरा में रहने वाले जो हड़प्पावासी थे वो धातु विज्ञान से अवगत थे। इसके अलावा कहा जाता है कि धौलावीरा व्यापारिक वर्तमान राजस्थान, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात से तांबा अयस्क मंगवाते थे, ठीक है ना। या ध्यान रखना है। और तांबे के बारे में आप जान सकते हैं अपने झुंझुनू के आसपास का जो क्षेत्र है। यह संघ आभूषण और अंगीठ जैसे अर्ध कीमती पत्रों के उत्पादन का केंद्र था। ओके, और यह लकड़ी का भी निर्यात होता था, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। 10 विशाल पत्थर शिलालेखाएं शायद दुनिया का पहला साइन बोर्ड जो सिंधु घाटी लिपि में उत्कीर्ण है, जो यहाँ प्राप्त हुआ है। पहला साइन बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट। चित्री सिंधु काले पर लाल बर्तन, मिट्टी के बर्तन, वर्गाकार मोहर है। सिंधु अक्षरों की कमी वाले मोहर है। और सिंधु लिपि से 10 अक्षरों वाला 3 मीटर 9.8 लंबा साइन बोर्ड है। ये साइन बोर्ड के बारे में विशेषता के तौर पे बताया गया। साइन बोर्ड के बारे में आप नोट कर लीजिएगा। हड़प्पा की अच्छी श्रेणी की 2 पत्थर की मूर्तियों के बराबर एक बुरी तरह से संरक्षित पत्थर पर बैठे हुए आदमी की मूर्ति भी खोजी गई है। आगे बात करते हैं। एक विशाल कांस्य हथौड़ा, एक बड़ी सैनी, एक कांस्य हाथ से पकड़ने वाला दर्पण यानी कांस्य का दर्पण, एक सोने का तार, सोने के कान के स्टैंड, सीध करने वाले सोने के गोले, तांबे की सेल्ट, चूड़ियों, शंख की चूड़ियाँ, पत्थर के फालूस जैसे प्रतीक सिंधु शिलालेखों के मोहरें यहाँ से प्राप्त होने का, अवशेष प्राप्त होने का वर्णन मिलता है। यहाँ से कुछ चीज़ें यहाँ देखने के बाद सीधा हम बढ़ते हैं धौलावीरा के पतन के बारे में कि भाई पतन क्या हुआ। तो देखिए, इसका पतन मेसोपोटामिया के पतन के साथ ही मेल खाता है, जो आर्थिक अंश संबंध को बताता है। जब मेसोपोटामिया का पतन हुआ तो हड़प्पावासी जो समुद्री लोग थे, एक महत्वपूर्ण बाजार खो बैठे, यानी मार्केट नहीं मिला इनके पास जो मेसोपोटामिया था, जिससे स्थानीय खनन, निर्माण, विपणन और निर्यात कंपनी प्रभावित हुई। और इसके अलावा जलाशय परिवर्तन और सरस्वती जैसी नदियों के सूखने के परिणाम स्वरूप धौलावीरा अत्यधिक शुष्कता के दौर से गुजरने लगा। तो सूखे जैसी स्थिति के परिणाम स्वरूप गंगा घाटी, दक्षिणी गुजरात और सुदूर उत्तर में महाराष्ट्र की ओर पलायन करना इन्होंने शुरू कर दिया। इसके अलावा कच्छ का महान रण जो खादी द्वीप को घेरता है, जिस पर धौलावीरा स्थित है, पहले नौगम्य था, लेकिन जैसे जैसे समुद्र पीछे हटता गया ये रण कीचड़ युक्त होता चला गया। इस प्रकार से ये फाइनल मैंने आपको बता दिया और आपको समझ में आ चुका होगा धौलावीरा सभ्यता के कुछ अवशेष आपको मैंने बताए हैं। आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्लास के जुड़े रहिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ज्ञान बांटोगे तो बढ़ेगा। और इसी के साथ आपकी ये क्लास है, जितना आप इसको स्नेह और सपोर्ट करोगे उतनी ही जल्दी आपको क्लास मिलेगी। थैंक यू सो मच।